नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा में उत्तराखंड का बजट पेश। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया 1,01,175 करोड़ 33 लाख का बजट पेश। ज्ञान पर आधारित है बजट। बजट को लेकर सीएम धामी ने बताया ऐतिहासिक। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बजट को बताया दिशाहीन। बजट में आपदा प्रबंधन के लिए नहीं किया गया कोई प्रावधान। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने किया विधानसभा कूच। यूसीसी के कई नियमों के खिलाफ कांग्रेसियों का हल्ला बोल। मुख्यमंत्री ने लिव इन के प्रावधान को महिलाओं के हित में बताया। और पीएम मोदी के मुखबा दौरे को लेकर तैयारियां तेज। सीएम धामी बोले प्रधानमंत्री के दौरे से शीतकालीन यात्रा को मिलेगा बढ़ावा। शीतकाल पर्यटन कारोबारियों में भी जगी उम्मीदें। उत्तराखंड की धामी सरकार ने पहाड़ का बजट पेश कर दिया है। इस बार उत्तराखंड सरकार ने 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है, जो ज्ञान पर आधारित बजट है। आखिर पहाड़ के लिए धामी सरकार ने कैसा बजट पेश किया है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया पहाड़ का बजट। 1,01,175 करोड़ 33 लाख रुपए का बजट पेश किया गया। नमो ज्ञान पर आधारित है बजट। जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी। उत्तराखंड में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया गया। हरिद्वार ऋषिकेश के विकास के लिए 16,883 करोड़ रुपए, सड़क, पुल और इमारतों के लिए 14,763 करोड़ रुपए, गाँव में रोजगार बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन योजना के लिए 146 करोड़, स्टार्टअप और नए बिजनेस के लिए 20 करोड़ रुपए, शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 6.5 करोड़ रुपए, उत्तराखंड से बाहर रहने वाले लोगों के लिए यानी प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़ रुपए, समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़ रुपए, भारतीय न्याय संहिता के लिए 20 करोड़ रुपए, जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़ रुपए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए 178.83 करोड़ रुपए पेश किए गए। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त किताबों के लिए 59.41 करोड़ रुपए, वहीं कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त मिलेंगे जूते और बैग, इसके लिए 23 करोड़ का बजट। साइंस सिटी और विज्ञान केंद्र बनाने के लिए 26.64 करोड़ रुपए का बजट। उदयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपए, खेल महाकुंभ के लिए 15 करोड़, रूरल बिजनेस इक्यूबेटर के लिए 20 करोड़, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 21.60 करोड़, हाउस ऑफ हिमालयाज के लिए 15 करोड़, एप्पल मिशन योजना के लिए 35 करोड़, नंदा गौरा योजना के लिए 157.84 करोड़, वहीं कैंपा योजना के लिए 395 करोड़ का बजट पेश किया गया है। टिहरी झील विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान, मानस खंड माला मिशन के लिए 25 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान, वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 20 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान, अर्धकुंभ मेले की तैयारियों के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान, चारधाम यात्रा मार्गों के लिए 10 करोड़ रुपए, स्मार्ट सिटी के तहत इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपए, मिलेट मिशन योजना के लिए 4 करोड़ रुपए, कांवड़ मेले के लिए 7 करोड़ रुपए, जेंडर बजट में 16.66% का इजाफा, महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 16,961 करोड़ रुपए का ऐलान, 200 करोड़ के उत्तराखंड वेंचर फंड की स्थापना का ऐलान। मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक है। और 2001 और 2 के हमारे पहले बजट की तुलना में, जब पहला बजट राज्य स्थापना के बाद प्रस्तुत हुआ था, उससे यह बजट हमारा 24 गुना अधिक है।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये बजट संकल्प को दर्शाता है। पिछले साल की तुलना में 13% अधिक बजट इस बार पेश किया गया है। मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक है। और 2001 और 2 के हमारे पहले बजट की तुलना में, जब पहला बजट राज्य स्थापना के बाद प्रस्तुत हुआ था, उससे यह बजट हमारा 24 गुना अधिक है। उधर बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर निशाना साधा। यशपाल आर्य ने कहा है कि उत्तराखंड का बजट दिशाहीन है, राज्य की जनता के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लगातार कर्ज में डूब रहा है, वहीं आपदा से पूरा प्रदेश भी प्रभावित है, लेकिन राज्य सरकार के इस बजट में आपदा प्रबंधन का कोई जिक्र नहीं किया गया। देखिए, दिशाहीन बजट है, निराशाजनक बजट है और जो पिछले बजट में इन्होंने वायदे किए थे उसकी रिसाइकलिंग है। पुरानी बोतल में नए शरबत को पेश किया गया है। जन भावनाओं की अनदेखी की गई है। जो किसान हैं, नौजवान हैं, रोजगार का कहीं इसमें उनके उत्थान के लिए किसानों की आय को दुगनी करने की बात सरकार ने कही थी। आज भी किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आज नौजवान हताश, निराश है और रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रदेश में सशक्त भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश की जनता से जो वादा किया गया था, अब उस वादे को पूरा किया जा रहा है। जन भावनाओं के अनुरूप सशक्त भू कानून को लेकर सरकार अपना वादा पूरा करने जा रही है। विधानसभा सत्र में भी सशक्त भू कानून विधेयक पर मुहर लगेगी। भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है और लंबे समय से राज्य के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं, कानून की बात करते रहे हैं, कुछ प्रावधानों की बात करते रहे हैं। उसके लिए हमने पिछले सत्र में जो हमारा गैरसैंण में आयोजित हुआ था, उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं। राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है। उनके सुझावों को भी लिया गया है। अनेक लोग जो हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम जिन्होंने किया है, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी के साथ हमने भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी। राज्य के हमारे सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए थे और उनके जो सुझाव आए थे, उन सुझावों के अनुरूप ये बनाया गया है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर बहस देखने को मिली, तो वहीं पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ोतरी पर पक्ष और विपक्ष के विधायक एकजुट नजर आए, जिसका नतीजा ये रहा कि ये बजट सत्र पूर्व विधायकों के लिए सौगात लेकर आया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कैबिनेट ने जहां पूर्व विधायकों की पेंशन को 60,000 किए जाने पर मुहर लगाई थी, तो वहीं विधानसभा से भी पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन संबंधी विधेयक पर मुहर लग चुकी है। खास बात यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक सुर में पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाई जाने को सर्वसम्मति से पास कराया। दरअसल उत्तराखंड में अब तक पूर्व विधायकों को 40,000 रूपए मासिक पेंशन मिलती थी, जिसके बाद अब 60,000 रूपए हर महीने कर दिया गया, यानी कि पूर्व विधायकों की बल्ले बल्ले होने वाली है।
सत्ता पक्ष के विधायक सरकार के इस फैसले से सहमत नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड विधानसभा में सबसे सीनियर विधायकों में से एक बिशन सिंह चौफाल तो उदाहरण देते हुए नजर आए कि कई पूर्व विधायकों की स्थिति बेहद दयनीय है। देखो, पूर्व विधायकों के आप देखेंगे ना, उनके हालात वास्तव में उनका जो खर्चे हैं वो खर्चे उनके पेपर से लेकर मोबाइल से लेकर बहुत सारे खर्चे होते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि पूर्व विधायक पहले एक जसवंत सिंह जी शुरू में देते वो बीड़ी भी दूसरे से मांग के पीते थे। इस प्रकार से विधायकों की जो पूर्व विधायक उनके और काम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो उसी पर निर्भर रहता है। जो पेंशन बढ़ा दी कोई ज़्यादा उसमें तो अंतर तो है नहीं, थोड़ा बहुत उनको कूपन में के बारे में जो बता के कूपन में उनको पैसा दिया जाए और इसमें ज़्यादा कर्मचारियों से इसे नहीं लेना चाहिए कि इनको हमारे पेंशन भी उनको है। देखिए भैया, जब कुछ भी काम होते हैं तो सवाल तो उठते रहते हैं और सवाल उठने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि जब सवाल उठते हैं तो उनके समाधान के लिए भी कार्य होता है। पूर्व विधायक भी एक जनप्रतिनिधि हैं और उनको लगातार जनता के बीच जाना होता है, क्षेत्र में वो रहते हैं, कई कार्यों में उनको सम्मिलित होना पड़ता है। तो उनकी परिस्थितियों को देखते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके जो पेंशन है उसमें थोड़ा बहुत बढ़ोतरी की है। तो निश्चित तौर पर उनका भी अधिकार है, वो भी क्षेत्र के लिए काम करते हैं और लगातार क्षेत्र की गतिविधियों में रहते हैं। उत्तराखंड में पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाई जाने के मुद्दे पर सदन में विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष का साथ दिया, लेकिन अब सदन से बाहर कांग्रेस के विधायक कर्मचारियों का हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि जिस तरीके से पेंशन बुढ़ापे का सहारा है, उसी तरह कर्मचारियों की भी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से जो कर्मचारी अपनी 35-40 साल की सेवाएं देता है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे कर्मचारी हो, और इस उत्तराखंड के राज्य में विकास में उनकी अग्रणी भूमिका रही है। तो मैंने तो लगातार जब भी विधानसभा आहूत हुआ है हमेशा पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और नई पेंशन स्कीम को हटाया जाए करके बात को उठाया। जहाँ तक आई है पूर्व विधायक के भत्ते बढ़ाने की या उनकी पेंशन बढ़ाने की, तो निश्चित रूप से ऐसा है कि मेरा अपना ये मानना है कि अगर उनकी बढ़ाई है तो प्रत्येक कर्मचारियों की भी इस पेंशन को बहाल करना चाहिए, पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। मेरी मांग भी है और आगे भी ये मांग रही। देखिए, विपक्ष के तौर पर हम लोगों ने बहुतों बार मांग की है कि ओपीएस लागू होनी चाहिए। हम चाहते हैं सभी कर्मचारियों की पेंशन हो, सभी राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन हो, हमारे केंद्र सरकार के जितने कर्मचारी हैं उनकी पेंशन हो। पेंशन वृद्धावस्था में जीवन यापन करने का एक साधन है और जैसे हमारे पूर्व माननीय विधायकों की जो पेंशन बढ़ी है, सरकार का प्रस्ताव है, सरकार ने उसको बढ़ाया है, तो मैं कहता हूँ पेंशन एक जीवन का अभिन्न अंग है। पूर्व विधायकों के लिए ये बजट सत्र बड़ी सौगात लेकर आया। विधायकों की पेंशन में 20,000 की बढ़ोतरी हुई, जिसके लिए धामी सरकार का आभार भी जताया गया। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान हो चुका है। 25 मई को श्रद्धालु के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे और 10 अक्टूबर तक हेमकुंड साहिब चलेगी। 5 महीने तक जो श्रद्धालु है वो तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के सभी सुविधाओं का भी अभी ख्याल रखा जाएगा और इस बीच तीर्थ यात्रा को शुरू होने से पहले ही वहां पर सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने का काम अभी से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि श्री हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया भर से सिख श्रद्धालु यहां पर आते हैं। ये तीर्थ स्थल सिख धर्म के आध्यात्मिक विकास, आत्मनियंत्रण और भक्ति पर जोर देने का प्रतीक है। तीर्थ स्थल तक की चुनौतीपूर्ण यात्रा, जिसमें कठिन भूभाग और कठोर मौसम की स्थितियों का सामना करना शामिल है, आध्यात्मिक यात्रा का एक आवश्यक भाग माना जाता है। श्रीमती राधा रतूड़ी, मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार के साथ हुई बैठक में आज ये फैसला लिया गया है कि श्री हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष यात्रियों के लिए 25 मई से खोल दिए जाएंगे। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने फीस नीति का भी मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने कहा कि फीस नीति न होने से प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस वसूली जाती है, जिससे अभिभावक परेशान हैं। जिस पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि देश के किसी भी राज्य में फीस एक्ट नहीं है और उत्तराखंड में 17,000 सरकारी स्कूल है, वहीं तकरीबन 5,000 प्राइवेट स्कूल है। सभी स्कूलों से राय लेने के बाद ही फीस नीति लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। और राज्य में फीस निर्धारण नीति, फीस एक्ट अभी तक
लागू नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के मेरा सवाल था, जिसमें माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा कि फीस एक्ट को लेकर के हम लोगों ने एक समिति है, समिति का गठन किया है। तो मैंने जब मंत्री जी से पूछा कि ये समिति की रिपोर्ट कब तक आएगी और इसकी डेट क्या है, तब अंततः माननीय मंत्री जी ने असंवेदनहीनता दिखाते हुए स्टूडेंट्स के प्रति, अभिभावकों के प्रति, मध्यम वर्ग के प्रति, गरीबों के प्रति संवेदनहीनता दिखाते हुए स्पष्ट रूप में जवाब दिया कि फीस निर्धारण नीति हम लोग राज्य में नहीं ला रहे हैं। देखिए, फीस एक्ट पूरे देश में कहीं भी नहीं है, और मैंने कहा है कि हमारे राज्य में प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और मैंने ये भी कहा है कि हमारे राज्य में 17,000 सरकारी स्कूलें हैं, 5,000 प्राइवेट स्कूलें हैं, और प्राइवेट स्कूलें हमारे राज्य में से कि देश विदेश के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। हम जब भी कोई भी नियम बनाएंगे या एक्ट बनाएंगे, पहले सभी लोगों से बातचीत करके ही इस पे आगे बढ़ेंगे। जहां एक तरफ कांग्रेसियों ने यूसीसी के विरोध में विधानसभा कूच किया, तो वहीं इस मुद्दे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की मंशा को साफ किया है। उनका कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन कराकर किसी और श्रद्धा के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, इनका विरोध है, आज जो मैंने जानकारी करी या मेरे पास जो जानकारी आई है, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। एक तो लिव इन रिलेशनशिप, ये इसमें प्रावधान जरूर किया गया है यूसीसी में, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति इसको मान्यता नहीं देती है, हमारी संस्कृति में कहीं कोई स्थान नहीं। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, और देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये फैसले आए हैं और लोग रहते आए हैं साथ में। हमने केवल और केवल लिव इन रिलेशनशिप में ये प्रावधान कर दिया कि जो भी लोग इस संबंधों के आधार पर अपना जीवन निर्वासित कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, उनको अब ये जानकारी देनी होगी, उनके माता पिता को जानकारी देनी होगी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 फरवरी को मुखबा दौरा प्रस्तावित है, लिहाजा प्रदेश में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रदेश में शीतकालीन यात्रा को शुरू करने से पहले जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का जिक्र किया, तो उन्होंने पहले ही इस चीज पर यहां आने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी। सीएम धामी ने कहा कि अब वो दिन करीब है जब प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा पर आकर इसे बढ़ावा देंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, और शीतकालीन यात्रा जो हमने इस वर्ष प्रारंभ की है, पिछले वर्ष से दिसंबर माह से, हमने 8 दिसंबर 2024 को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है, और इस यात्रा के अच्छे परिणाम आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए देश दुनिया का ध्यान हमारे राज्य की ओर आए, हमारी शीतकालीन यात्रा में आए, और पूरे साल भर लोग आए, यात्रा आए। हमने उनको यात्रा के बारे में जैसे ही उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस यात्रा में शामिल होना चाहूँगा, और वो मुखबा आ रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की राजधानी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई दी है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिल्ली बीजेपी ने जो भी वादे किए हैं, उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेखा गुप्ता के लिए खूब चुनाव प्रचार किया था। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बधाई देता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में, और हमारी बहुत अनुभवी और लंबे समय से मैंने व्यक्तिगत रूप से भी हमने साथ में काम किया है। हम लोग युवा मोर्चा में भी साथी थे, और उनके चुनाव के दौरान भी मैं उनके चुनाव क्षेत्र में भी गया था। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, उनके पूरे मंत्रिमंडल को बधाई देता हूं, दिल्ली वासियों को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि नई सरकार मिली है, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर डबल इंजन की सरकारें बहुत तेज गति से विकास को आगे बढ़ा रही हैं, तो आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार भी रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में
तेजी से काम करेगी। देहरादून जिलाधिकारी की कुर्सी संभालने के बाद से ही सविन बंसल एक्टिव मोड में हैं। इस बीच उन्होंने एक और ऐसा काम किया जिसकी हर तरफ सराहना की जा रही है। अपनी ही जमीन पर कब्जा पाने के लिए जिस 97 साल की बुजुर्ग महिला को 25 सालों तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़े, उस महिला को जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऑन द स्पॉट न्याय दिलाया है। रिपोर्ट देखिए। देहरादून डीएम सविन बंसल ने किया कमाल। 25 साल के बाद बुजुर्ग महिला को मिला इंसाफ। अपनी जमीन के लिए काटती रही सरकारी दफ्तरों के चक्कर, ऑन द स्पॉट न्याय दिला गए डीएम सविन बंसल। देहरादून के डीएम की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही सविन बंसल अपने सराहनीय कार्यों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इस बीच उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। तस्वीरों में जो बुजुर्ग महिला आपको नजर आ रही है, ये 97 साल की है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 25 सालों से अपनी ही जमीन पर कब्जा पाने के लिए बुजुर्ग महिला सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती रही, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिल पाया। हालांकि जब ये मामला पहुंचा देहरादून डीएम सविन बंसल के पास, तो उन्होंने इसमें देरी न करते हुए ऑन द स्पॉट मामले में जांच बैठाई और बुजुर्ग महिला को न्याय दिलाते हुए जमीन पर कब्जा दिलवा डाला। बता दें कि इस जमीन पर अवैध रूप से गैस गोदाम चल रहा था। 97 साल की बुजुर्ग महिला और 80 साल की इनकी बेटी अपनी ही जमीन वापस पाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटती रही, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। हालांकि जनता दर्शन कार्यक्रम में जब ये मामला डीएम सविन बंसल के पास पहुंचा, तो उन्होंने जांच कराते हुए जिला प्रशासन की टीम को मौके पर भेजा और उस जमीन पर अवैध रूप से चल रहे गैस गोदाम को सील कराया। अपनी ही जमीन को वापस पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ रही बुजुर्ग महिला को कब्जा दिलाकर जिला प्रशासन ने न्याय की मिसाल पेश की है। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी खुद मौके पर पहुंची और त्वरित एक्शन लेते हुए बुजुर्ग महिला लीला देवी और उनकी 80 साल की बेटी नीना गुरुंग को न्याय दिलवाया। डीएम के इस कदम से जिला प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। डीएम बंसल की कोर टीम जन न्याय के लिए हर वक्त एक्टिव मोड में नजर आती है। कोर टीम की मजबूत सिपाही के रूप में एसडीएम कुमकुम जोशी भी हर वक्त जनता के लिए मजबूती के साथ खड़ी नजर आती हैं। वहीं इस टीम के लीडर सविन बंसल के इस सराहनीय कदम की हर ओर तारीफ हो रही है। लोहाघाट पुलिस ने स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। चेकिंग अभियान के दौरान ही पुलिस ने 30.90 स्मैक के साथ इस युवक को गिरफ्तार किया। संजीव कुमार, कांस्टेबल गोविंद, अशोक वर्मा एसओजी और विनोद जोशी सर बना, इनकी मदद से कल जो है ये लोहाघाट बाईपास पर एक अभियुक्त सागर वर्मा से करीब जो है 30 ग्राम जो है इसमें सडनली बरामद की गई है। माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है और इससे जो कनेक्टेड लोग हैं, जो संबंधित इसके अलावा जो इससे कनेक्टेड लोग हैं जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, उन पर भी जो है हम लोग शिकंजा कसेंगे। उधर पौड़ी उप जिला अस्पताल में छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पीयर एजुकेट एक्सपोजर विजिट की है। इस दौरान छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। छात्रों ने सीटी स्कैन, इमरजेंसी समेत कई जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं उनके बारे में जाना। इस मौके पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य मिशन की काउंसलर ने बताया कि पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बच्चों के लिए 3 10 से 19 साल तक के बच्चों के लिए कार्यक्रम है। आज हमारे जो बच्चे हैं, जो हम ब्लॉकों से, डिस्ट्रिक्ट से जो पीयर एजुकेटर हम लोगों ने बनाए थे, उन बच्चों को हमने आज स्कूल में उनको लेके आए हैं यहाँ पे ओपीडी का विजिट कराने। तो आज हम हर बच्चे को एक डिपार्टमेंट में ओपीडी में लेके गए हैं, जहाँ पे बच्चों ने हमने आरटीआई एसटीआई के बारे में, एचआईवी के बारे में, सीटी स्कैन मशीनों का क्या काम होता है, कैसे वो काम करती है, वहाँ ले गए। टीबी में टीबी का क्या है, उसमें टीबी कैसे बच्चों में फैल रही, हम डेंटिस्ट के पास उनको ले गए। तम्बाकू के बारे में उनको बताया गया। तम्बाकू के बारे में उनको बेसिक जानकारी ये बताई गई, क्योंकि बच्चों पे आजकल सबसे ज़्यादा दबाव इसी चीज़ का पीयर प्रेशर होता है। बच्चे प्रेशर में आके ये चीज़ें ज़्यादा चीज़ें लेते हैं कि हम अपने दोस्तों से सीखना, एक खा रहा तो बोलता तू नहीं खा रहा, तो बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा ले रहे हैं। तो तंबाकू के हमारे लेके ये है कि बच्चों में इस चीज़ का बहुत सेवन हो रहा है, तंबाकू बच्चे ना लें। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। विधानसभा में उत्तराखंड का बजट पेश। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया 1,01,175 करोड़ 33 लाख का बजट पेश। ज्ञान पर आधारित है बजट।
बजट को लेकर सीएम धामी ने बताया ऐतिहासिक। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बजट को बताया दिशाहीन। बजट में आपदा प्रबंधन के लिए नहीं किया गया कोई प्रावधान। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने किया विधानसभा कूच। यूसीसी के कई नियमों के खिलाफ कांग्रेसियों का हल्ला बोल। मुख्यमंत्री ने लिव इन के प्रावधान को महिलाओं के हित में बताया। और पीएम मोदी के मुखबा दौरे को लेकर तैयारियां तेज। सीएम धामी बोले प्रधानमंत्री के दौरे से शीतकालीन यात्रा को मिलेगा बढ़ावा। शीतकाल पर्यटन कारोबारियों में भी जगी उम्मीदें।